हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। हम लोग 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। हम लोग पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी में प्रश्न संख्या 84 तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज का सेशन जो होगा 85 से स्टार्ट करेंगे। 85 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। जैसे केंद्र के स्तर पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। 86 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे। बताइए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। बी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का जो है आदेश नहीं दे दिया है। 87 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बिहार से बिलोंग करते थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। 88 है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो सत्य कथन नहीं है वह है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल असत्य कथन है। संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। 89 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको मालूम है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसके? भारत के प्रधानमंत्री किसके मतलब कि मुख्य है? तो याद रखिए, केंद्रीय सरकार का। बी ऑप्शन। देखिए, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। देखिए, प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार अगर बात करें तो यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्री परिषद के सभी विषय से राष्ट्रपति को संसूचित करे, जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। तो याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 91 है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। डी ऑप्शन। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार अगर बात करें तो याद रखिएगा, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार अगर बात करें तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 92 है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए, इसका जो उत्तर दिया गया है, मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है सही ऑप्शन नहीं है। ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। 93 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है?
तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा विधायिका के अंतर्गत रहकर जो है कार्य करती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर बात करें तो भारत में पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली जो है अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 94 है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, सत्य कथन कौन सा है, किसके बारे में? तो संसदीय व्यवस्था के बारे में कुछ कथन दिया गया है। इसमें 5 कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वक्तव्य सही है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसलिए सही है कि शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां, 2 सिस्टम होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो इसीलिए इसका सही विकल्प ई है। 95 है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार अगर बात करें तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। 96 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो है एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में? मंत्रिमंडल जो शब्द है एक ही बार संविधान में प्रयोग हुआ है, वो किस आर्टिकल में प्रयोग हुआ है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 97, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, कौन सलाह देता है, एडवाइस देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही जवाब है अटॉर्नी जनरल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के ये पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करता है। तो जो अटॉर्नी जनरल या जो महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति जो है पश्चात पर्यंत पद को धारण करते हैं, ध्यान रखिएगा। 98 है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेम क्वेश्चन सेम जवाब होगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, डी ऑप्शन। 99 है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा एडवोकेट जनरल, बी ऑप्शन। राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं जो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। कानूनी विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल जो है नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद को जो है धारण करता है और इसका जिक्र अनुच्छेद 165 में किया गया है। प्रश्न संख्या 100 है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 1956, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद
देखिए इसके बारे में दो तीन पॉइंट है, याद रखिएगा। आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। प्रश्न संख्या 101 है, लोकसभा का नेता कौन है? बताइए, लोकसभा का नेता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं, इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी तरह जो है या पूरी लोकसभा का जो है नेता माना जाता है। प्रश्न संख्या 102 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की जो सीमा निर्धारित की गई है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष, 25 ईयर्स। यहां पे आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है, कमेंट करके बताइए। देखिए, अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। 103 है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन। और 104 है, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए, पार्लियामेंट मेंबर बनने के लिए, पार्लियामेंट मेंबर बनने के लिए या संसद सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए जो सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो सीमा है वो कितना वर्ष है, कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 105 है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो कितना मत अगर प्राप्त नहीं होता है तो अपनी जो जमानत राशि है वो खो देता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसे? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का जो है 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है, यानी वह अपनी जमानत को खो बैठता है। प्रश्न संख्या 106 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है जारी रहेगा, बताइए। तो याद रखिएगा 2026 तक, बी ऑप्शन। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का जो निर्धारण है 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। प्रश्न संख्या 107 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन आधारित है वो किस जनगणना के आधार पर आवंटित है? याद रखिएगा 1971 के जनगणना के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है 1971 के जनगणना पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 108 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर जो है बनेगी।
वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जिसकी सदस्य संख्या 30 है। जबकि राज्यों में अगर बात करें तो याद रखिएगा सिक्किम। राज्यों में अगर बात करें तो जो सिक्किम है इसके सदस्य 32 हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, 403 सदस्य। उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश का 60, मेघालय का 60, मणिपुर की 60 और एक संख्या एक समान तथा हिमाचल प्रदेश 68 की संख्या सर्वाधिक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 109 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रश्न काल में अगर बात करें तो अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को जो है नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया। इस मतलब कि प्रावधान को हटा दिया गया है। 110 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 330, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330(1) ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 111 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। कैसे? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को कार्यकाल कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार बात करें तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कौन करेगा? प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 112 है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। 113 है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो याद रखिएगा, वर्ष में 2 बार, यानी एक साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, आर्टिकल 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। 114 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है लोकसभा में भेजता है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या जो है बिहार 40, मध्य प्रदेश का 29, पश्चिम बंगाल का 42, उत्तर प्रदेश का 80। 115, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वह कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दूसरे दर्जे पर है वह है बिहार और तीसरे दर्जे पर जो है वह है महाराष्ट्र, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न काल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 और महाराष्ट्र में 58 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति जो है लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, 80 सीट मतलब है। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र का है 48 सीट। तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश 29 सीट, तमिलनाडु को 39 सीट और बिहार 40 सीट। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा 1952 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए अगर बात करें तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। यह चुनाव केवल ये चुनाव जो है कुल 489 यानी 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। 117 नंबर है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? बताइए, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो याद रखिएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार जो है किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। 118 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यानी यह एक अस्थायी सदस्य है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका जिक्र अनुच्छेद 83(1) में किया गया है। प्रश्न संख्या 119 है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 120 नंबर है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है किससे प्राप्त है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विकल्प में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग करने का अधिकार नहीं दिया गया है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। तो देखिए, राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। 121 है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाने का अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाने का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मेंबर को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 80 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, जिन्हें साहित्य, इन 12 व्यक्तियों को जिन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है वो क्षेत्र है साहित्य का, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति को। 122 नंबर है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार अगर बात करें तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 123 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है, बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी सी ऑप्शन। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई के पश्चात से जो है रिक्त है। 124 है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। प्रश्न संख्या 125 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितने महीनों का? 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए? याद रखिएगा 6 महीनों का, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह या 6 मंथ से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। 126 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का जो अर्थ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। देखिए, अगर बात करें तो प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात या किसी
पूर्व मतलब किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा के द्वारा शुरू करने के पहले समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। तो सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा के द्वारा शुरू करने से पहले के जो समय है इसको शून्यकाल कहते हैं। यह 12 बजे से शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह में 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं यानी 10 बजे से पूर्व, ठीक है, वो स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 127 है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नीति या क्रियान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली का निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन जो है संबंधित निकायों या एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 128 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।